बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN स्पेशल और मैं हूं इरफान बशीर। आज के हमारे 4 जो अहम सवालात हैं, अपने मेहमानान गिरामी से हम गुफ्तगू करेंगे। पंजाब और KP में क्या इलेक्शंस ताख़ीर का शिकार होंगे? पहला सवाल हमारा ये है, क्या इमरान खान खुलकर इलेक्शन मुहिम चला पाएंगे? दूसरा, मरीम नवाज़ का पैनामा बेंच के ख़िलाफ़ बयानिया, क्या उन पर तौहीन अदालत लगेगी? और आखिर में, क्या मिसाक़ मईशत की खातिर तमाम जमातें इकट्ठी हो पाएंगी? हमारे साथ मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के नामवर तजियाकार औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आलिया हमज़ा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका MNA हमारे साथ मौजूद होंगी। और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सईद काजी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले औरिया मकबूल जान साहब से गुफ्तगू करते हैं। औरिया साहब, पंजाब और KP में इलेक्शंस ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, इस हवाले से इत्तलात आ रही हैं। और आज की खबर यह है कि इत्तलात हैं कि खुफिया एजेंसीज़ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये खबर दी है कि दहशतगर्दी हो सकती है। तो इस बिना पर क्या इलेक्शंस ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं? इसका मतलब यह है कि अगर खुफिया एजेंसीज रिपोर्ट करती रहेंगी तो पाकिस्तान में अगले 100 साल इलेक्शन नहीं होंगे। मतलब क्या तमाशबीनी है ये? क्या पाकिस्तान, इसका मतलब यह है कि सिर्फ इलेक्शंस के लिए अपना दहशतगर्दी है, बाकी 22 करोड़ अवाम के लिए दहशतगर्दी नहीं है? ठीक, बाकी इस PSL हो रहा है, उस पर दहशतगर्दी नहीं हो रही, वो तो बड़े आराम से हो रहा है। और जितने एक्टिविटी, सुबह बसें निकलती हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। सुबह 22 करोड़ लोग उठते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, बाजार जाते हैं, और रात को सो जाते हैं, सुबह फिर उठ जाते हैं। ये एजेंसी को नजर नहीं आता? किस मुल्क के साथ क्या कर रहे हो यार? क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश की गई तो ये पाकिस्तान की, मैं नौज़बिल्लाह मेरे मुंह में खाक, ये पाकिस्तान की सालमियत को खराब करने का आगाज करेंगे आप। और फिर उसके बाद जो चाहे करेगा, क्योंकि ये आइन जो है ना, ये वाहिद इस वक्त आपकी पनाह है। इसके अंदर अगर आप कुछ कर सकते तो कर सकते हैं, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। ये एजेंसियां कब है, क्या नहीं, कब नहीं कहती और कब नहीं का, और एजेंसी पर रिपोर्ट क्या होती है दहशतगर्दी होने का खतरा है। सर, हालिया वाक़यात तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से कुछ गुफ्तगू की गई, इन खदशात का इजहार किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि हालात साजगार नहीं है, दहशतगर्दी का खतरा है। नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कब नहीं थी? जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी है उसके बाद से 4 इलेक्शन हो चुके हुए। 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी है। 2013 में सबसे ज्यादा खौफनाक किस्म के धमाके होते थे, और उसके बाद पाकिस्तान पूरे के अंदर आग लगी हुई थी। इलेक्शन हुए थे ना 2013 के। उसके बाद 2017 के जो इलेक्शन हुए थे, ठीक, जिस वक्त उस वक्त सूरत हाल खराब नहीं थी। जिस वक्त बेनजीर का वाला इंसिडेंट हुआ है, उस वक्त सूरत हाल खराब नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी। मसला यह है कि आप, इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खतरा है, सेक्रेटेरिएट बंद कर देते हैं, पुलिस के थाने बंद कर देते हैं, उसका अस्पताल बंद कर देते हैं, तमाम तालीमी इदारे बंद कर, दहशतगर्दी होने वाली है यार। आप क्या करते हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी सिर्फ इलेक्शन में होती है, अस्पताल में नहीं हो सकती, कॉलेज में नहीं हो सकती, स्कूल में नहीं हो सकती, सेक्रेटेरिएट में नहीं हो सकती, GOR 1 में नहीं हो सकती, सब जगह हो सकती है। सारा बंद कर देते हैं। कल कहते हैं कल बेकरियां बंद कर दो क्योंकि दहशतगर्दी होने वाली है, परसों कहेंगे बसें बंद कर दो क्योंकि दहशतगर्दी होने वाली है। और ये सब हल्का बंदियों का मसला है, बजट का मसला है, पैसे नहीं है, और उसके अलावा जो मर्दमशुमारी होनी है, ये भी एक वजह है। मर्दमशुमारी तो का मसला यह है कि मर्दमशुमारी अगर आपने नहीं की और इलेक्शन आ जाते हैं, कानून ये कहता है कि फ्रीज हो जाता है। वहां पर 2 चीजें फ्रीज हो जाती हैं, इलेक्शन लिस्ट फ्रीज हो जाती है, मर्दमशुमारी फ्रीज हो जाती है, खत्म, दोनों चीजें खत्म। और जहां तक आपको फंड का तलक है, ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? पाकिस्तान में डेफिसिट फाइनेंसिंग से बजट बनता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है कि आपकी आमदन है 4 लाख रुपया, आपकी खर्चा है 5 लाख रुपया। 1 लाख कहां से आएगा? आप करते हैं, बैंक को कहते हैं 5 लाख के नोट छापो, जो 4 लाख के, आपका खर्चा आ गया। आप डेफिसिट, ये तो मुझे सेक्रेटरी फाइनेंस लगा दे, मैं सुबह पैसे निकाल के दे देता हूं। ठीक है, ठीक है। आलिया हमज़ा साहिबा साबिका MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया साहिबा, आज एजेंसीज़ ने रिपोर्ट दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि KP में हालात साजगार नहीं हैं, तो इस हवाले से इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। आप भी ऐसा ही समझ रही हैं?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि टर्की में तकरीबन कोई 40 से 50 हजार लोग ज़लज़ले में जाँ बहक हो गए, लेकिन टर्की में इलेक्शन 1971 में लेकिन सोचते इलेक्शन कराने हैं। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि दहशतगर्दी का खदशा है, इमरान खान साहब की जान को लाइफ थ्रेट है, तो यहाँ पर हमें क्या कहा जाता है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनको वो पेशियों में क्यों नहीं आते और उन्हें वीडियो लिंक की इजाजत नहीं दी जाती? और जहां तक आप ही कह रहे हैं इखराजात का, तो मैं अभी ये सुन रही थी, जो स्पोक्स पर्सन है डिजिटल सेंसस के, वो ये बता रहे हैं कि 34 अरब रुपया डिजिटल सेंसस के लिए रिलीज किया गया। यानी हमें पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए तकरीबन कोई 15 से 20 अरब रुपया चाहिए। यानी जिस काम के लिए सेंसस करना है उसके लिए तो आप रकम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जहाँ इलेक्शन कराने वहाँ आप ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास बजट नहीं है। फिर मुझे बता दीजिए, जो सेंसस के लिए इन्होंने लोग भर्ती किए, जो सेंसस के लिए इन्होंने ट्रेनिंग की है, तो वही अमला यहाँ पर इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरी बात मुझे ये बता दें, वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इस हद तक बुरे नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। हालात अगर किसी के बुरे हैं तो वो पीडीएम है, वो पीएमएल है, वो पीपल्स पार्टी है या मौलाना की पार्टी है, जिनके हालात इतने बुरे हैं कि उन्हें ये लगता है कि अगर इलेक्शन में जाएंगे तो उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। इसलिए वो मुल्क को अनारकी की तरफ, इंतशार की तरफ घसीट रहे हैं, और हमें ये लगता है कि इसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। जैसे पिछली दफा जो पेशावर के अंदर वाकया हुआ था और उसके बाद पुलिस को जिस तरह से खुलकर सामने आना पड़ा था, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि इनको ये बता दें मुल्क के हालात भी ठीक है, हम इस सारी मुसीबतों के बावजूद भी इलेक्शन की तरफ आवाम जाना चाहती है। अगर किसी के हालात ठीक नहीं है तो इन पार्टियों के ठीक नहीं है, और इनके हालात में ये बता रही हूँ अगले 1.5-2 साल तक भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि अवाम का इंटरेस्ट ये है कि जिन्हें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, वो इन हुक्मरानों की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है। और मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, लोगों पर जुल्म सितम करके, लोगों को मार पीट कर आप अब डरा नहीं सकते हैं। एक ही मुतालबा है और वो आईनी मुतालबा है, और उससे कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको 22 करोड़ अवाम को बैलेट का हक, वोट का हक देना पड़ेगा, नहीं तो हम छीनना जानते हैं। नहीं तो हक छीना जाएगा। काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, विफाकी हुकूमत का कुल 13,000 अरब का बजट है, 1.5% बजट है जो इलेक्शंस के लिए दरकार है, और एक और बहाना बनाया जा रहा है कि जनाब सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, बजट नहीं है, मरदमशुमारी होनी है, हल्का बंदियाँ होंगी। आप भी ऐसे देख रहे हैं इलेक्शन ताख़ीर का शिकार? ये तो खैर अब इल्म नजूम से मुतल्लिक़ सवाल और वतन अजीज़ के बारे में वो जिस तरह कहते हैं माजी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन मैं असल सिचुएशन क्या है वो अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये है कि पहली दफ़ा तो नहीं कह सकते, 2-3 दफ़ा ये हुआ मुल्क में कि ये इस दफ़ा का इलेक्शन मैनेजेबल नहीं है। इमरान खान के फैक्टर इन होने से पहले एक डीपोलिटिसाइज्ड समाज था और इलेक्शन के रिज़ल्ट दाएं बाएं हो जाया करते थे। ऑल ऑफ अ सडन हमें भी अंदाज़ा नहीं था, और हम भी बैठे हुए थे ट्रांसमिशन में, जब हमें पता चला कि 15 सीटें लाहौर से निकाली हैं, जो कि बड़ा स्ट्रांग होल्ड मुस्लिम लीग नून का फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है वो बताया जाता था। अब ये मैनेजेबल नहीं है। थोड़ा सा थोड़ी सोसाइटी एक दफ़ा फिर पोलिटिसाइज हो गई है और इमरान खान के पीछे हो गई है। एक नेशनल इसका ज़्यादा जो कैरेक्टर है इस मूवमेंट का, ये नेशनलिस्टिक है। इस जो है माशी इतना नहीं है, क्योंकि खान साहब माशी तौर पर कोई बहुत बड़ा रेडिकल शिफ्ट लेके नहीं आए जिस तरह भुट्टो ने एक दफ़ा वादा किया था। तो ये सिलसिला है। अब वो मैनेज नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, इससे बहुत सारी चीज़ें और बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। जमहूरी रोज़ हम कवालियाँ करते हैं, एक आइन भी हमने बनाया हुआ है जिसमें तकरीबन पहले जो 40 हैं वो तो बंद, वो तो सस्पेंडेड है ना। आइन जो मेरा और आपका आइन है, मेरे रोटी कपड़े मकान का आइन है, वो सस्पेंडेड है। बाकी इनकी हुक्मरानी का है, वो करते रहे। तो अब ये इलेक्शन मैनेजेबल नहीं हो रहे। लेकिन एक और फैक्टर है जिसे मैं एक्स फैक्टर कहता हूँ। मैं अभी खबर देख रहा था, इसे आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। एक्सप्रेस जो है उसकी वेबसाइट पर आई है, 14 रुपये बिजली के यूनिट की कीमत बढ़ी है। एक कोई आइंदा आने वाली बढ़ी हुई एक कीमत जो है इस सारी इक्वेशन को बर्बाद कर देगी। ये सारे जो थीम आज आपको टीवी मीडिया पर डोमिनेट करते नजर आते हैं, इलेक्शन नो इलेक्शन, ये वो जिसे कहते हैं ना लास्ट स्ट्रॉ एट द बैक ऑफ कैमल, अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी आपसे अर्ज कर दूं कि इस मुल्क की खुद रूलिंग अशराफिया यहाँ पे एक इनकलाबी सिचुएशन के लिए पुश कर रही है इस मुल्क के अवाम को। अभी वो बैठे हैं, जिल्लत में आते हैं 5-5, 6-6 लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, बच्चे 4-4 बिठाए हुए हैं, जिल्लत भरी ज़िंदगी वो। मगर ऐसे नहीं होता, ये चीज़ें बदलती हैं।
और ये जानने वाले और तारीख जानने वाले बदलते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं। हम ये लोग अपने इन माशी दहशत वो को छोड़ें, या माशी दहशत गर्दी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे है। 23 बिलियन डॉलर पे हम ये शराफिया पालते हैं। ये मेरा नहीं, UNDP की फिगर है, जिसमें 23 बिलियन डॉलर, और फिर टके टके के लिए हम जलील होते हैं, जूते खाते हैं, हमें हमारा ठट्ठा उड़ाते हैं। और अगर आप वो मीटिंग की जरा फुटेज निकालें कि वो किस तरह बैठे हुए थे स्टर्न फेस के साथ, जैसे किसी उस्ताद के आगे एक सहमा हुआ बच्चा बैठा होता है। और वो फिर जब साग डार साहब और मोहतरम आयशा गौस साहिबा और उधर वो दो जो मामूली से तीसरे दर्जे के ब्यूरोक्रेट थे IMF के, तो ये सिलसिला है। मुझे ये लगता है कि सूनर देन लेटर ये जो मैशियत का फैक्टर इन हो रहा है, और ये जो इमरान के पीछे जो हलचल है, इसमें ठीक है नेशनलिस्टिक नारे जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, मगर इसके पीछे जो डिसकॉन्टेंट और बेचैनी है वो माशी बेचैनी है। अभी जो आप आखिर में आएंगे, जो आप मिसाक के मैशियत की बात करते हैं, ये मिसाक के मैशियत नहीं, ये वारदात मैशियत होगा अगर हुआ तो। बहरहाल तो ये फैक्टर इन होगा, और मुझे लगता है कि ये सारी इक्वेशन जो है ये बिल्कुल दरम बरम कर देंगे। और ख़ुद, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत अच्छा बयान आज दिया है जरदारी साहब को, मैं ज़ाती तौर पर फ़ैन हूँ। उन्होंने कहा यार डिफ़ॉल्ट हो गया, होता है, ये रिसेशन भी होता है। और ये जिसे कहते हैं ना एपिटमी है इस क्लास की, कि ये एक तो गिव इन कर चुकी है तारीख में, ये समझती है कि ये डिफ़ॉल्ट और रिसेशन के अलावा कुछ आवाम को दे नहीं सकती, और ये न्यू नॉर्मल है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत खूबसूरती से और बड़ा अच्छा उन्होंने रिप्रेजेंट किया उस रूलिंग शराफिया को, जिसका खुद वो बड़ा अहम हिस्सा है। तो ये डिफ़ॉल्ट और रिसेशन के अलावा कुछ नहीं दे सकते, रोटी नहीं मिलेगी, रोज़ाना रियासत को इनके ठेकों और किक बैकों की जो है किस्त बिजली के बिलों में लग के आएगी, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत में आएगी। और ये अल्टीमेटली एक दिन, जिसे साइंस की ज़बान में कहते हैं क्वालिटेटिव चेंज, आप देखेंगे शायद फिर ये हालात खान साहब के हाथ में भी ना हो। अभी तो खान साहब ने मूवमेंट को जकड़ के रखा हुआ है ना, और वो इस निज़ाम पे यकीन रखते हैं। तो ये मेरे ख्याल में पर्सपेक्टिव बन रहा है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। और यह साहब, मरियम नवाज साहबा जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो कहती हैं कि इंसाफ के पलड़े पहले बराबर होंगे, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। तो किस तरह होंगे इंसाफ के पलड़े बराबर? नहीं तो पहले 16 साल नवाज शरीफ ने हुकूमत की है, तो 16 साल पहले उसके बाद इमरान खान को करने देते हैं, बराबर तो हो ना पलड़े कम से कम, ठीक है। उसके बाद देखी जाएगी 16 साल के वो और 16 साल के ये। फिर इमरान खान भी एवन फील्ड के कुछ फ्लैट व्लैट बना लेता है, उसकी भी कोई 8-10 मिलें लग जाती हैं, वो भी उसकी भी शुगर मिल हो जाती है, उसकी भी केनिया में फैक्ट्री लग जाती है, उसकी भी सऊदी अरब में कोई दाबिया बन जाती है, इंसाफ के पलड़े बराबर हो जाएंगे। ये कमाल की बात है। एक मतलब एक क्रिमिनल केस के अंदर सजा याफ्ता, क्रिमिनल केस में सजा याफ्ता शख्स, उसकी वकालत हो रही है इस मुल्क के अंदर। यानी कोई आम को छोटा मोटा केस होता ना तो और बात है, सजा का पलड़ा करते। ये तो इसका मतलब यह है कि मोहम्मद खान डाकू और अपना मौला मदूदी दोनों को बराबर करना चाहिए। मौला मदूदी गया था खत्म नबूवत को, गए थे खत्म नबूवत के लिए जेल में, मोहम्मद खान डाकू गया था डकैती मारने के लिए। खत्म डॉक्टर साहब बराबर करो यार। आलिया साहबा, यही सवाल आपसे। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि पहले इंसाफ के पलड़े बराबर होंगे, फिर इलेक्शन होगा। मैं उनके IQ लेवल के ऊपर क्या बात करूं? मतलब वो खातून जो कहती हैं इन्हें हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है, वो जो कहती हैं कि मतलब तारीख और फिक्शन एक ही चीज होती है, वो जो प्लेटलेट्स को नैब कस्टडी में गिरा देती हैं, जो कहती है खोसा साहब को एक्सटेंशन नवाज शरीफ ने दिलवाई है। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, अभी तो कांट छांट के अपने पसंदीदा लोगों को इंटरव्यू दे रही है ना, जिस दिन डायरेक्ट देना पड़ा ना, उस दिन वो 12वीं खिलाड़ी PTI को जिता कर ही आएगी। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ उनके बारे में कि वो खातून, अभी आपने सिर्फ देखा है कि उन्हें गैलेप के सर्वे के बारे में जब कहा गया कि 62% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है और आप लोगों की पॉपुलैरिटी 36% है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मेरी तीनों की पॉपुलैरिटी में ला दें, क्यों कोई 36% है, 36% है और 38% है और 110% बनती है। यानी ये वही वाला हाल है कि नवाज शरीफ कहते थे मैंने 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से कोई
कंटेस्टेंट बना लिए थे, खुदा को माने इतने लो IQ लेवल की खातून को इन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब के लीडर के अगेंस्ट कोई काम का बंदा तो लेकर आते। और उनके बारे में मैं सिर्फ इतना बता दूं, इंसाफ के पलड़े तभी भारी हो तभी बराबर होंगे, नहीं तो इंसाफ के वो जो जिसे कहते हैं ना रस्सी टूट जानी है, या तो अपने भगोड़े बाप को कहे आकर अदालतों का इसी तरह से सामना करे, 4-4 गोलियां इमरान खान साहब की तरह खाए, 2 नमल की यूनिवर्सिटियां बनाए, 3 शौकत खानम के अस्पताल बनाए, और इसी तरह से जाए और जाकर अवाम की ऐसे ही खिदमत करे जैसे इमरान खान ने किया। इमरान खान जब लंगर खाने बना रहा था ना, तो इन्होंने आते ही 5 बनाना था ना, फील्ड और सारे महल में अपने नए छत डाल देते। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ और उनको मैं सिर्फ इतना पैगाम देना चाहती हूँ, आवाज ऊंची करने से, इल्जाम तराशी से, बेहुदा इल्जामात लगाने से आपका कद बड़ा नहीं हो जाएगा। आप हुकूमत में हैं, हुकूमत में कारकर्दगी दिखती है। आपका बयानिया इमरान फोबिया, इमरान खान साहब के बारे में बात करके अपने बाप को मासूम साबित करके अवाम बेवकूफ नहीं है। अवाम को पता है कि उनके लूटे हुए पैसे लेकर आज आप लोगों ने 7 बड़े-आज़मों में जायदादें बनाई हैं। और जो ये बार बार आकर बातें करती है ना, सिर्फ इतनी बात है, अगर हम इमरान खान को कोई नहीं पसंद करता तो जाए सीधा आज इलेक्शन में चले जाए, इलेक्शन में जाकर बीबी खड़ी हो जाए ना। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, जिनकी कॉन्फिडेंस जितनी औकात ना हो ना, वो भी आकर यहाँ पर बातें सुनाते हैं। तो इंसाफ के पलड़े तो वही वाली बात है। और यह मकबूल साहब ने जो कहा है, जब खान साहब 3 दफा के वजीर आजम बनेंगे, जब खान साहब जो है यहाँ पर आकर जिस तरह की लूट मार इन्होंने की है, जो वो करेंगे नहीं कभी, तो ये इनके लिहाज से ना इंसाफ के पलड़े बराबर हो सकते हैं। और हम इनको बता रहे हैं, शिकस्त इन लोगों की लिखी जा चुकी है। वो जो हमें कहती थी ना, अंडे टमाटर पड़ेंगे, हेलमेट पहनकर जाना पड़ेगा, आज उनके MNS, उनके मिनिस्टर लोगों में, अवाम में निकल नहीं सकते। और मैं सिर्फ इतना पैगाम देना चाहती हूँ, हमें ना दुश्मन भी बहुत कम्प्लेक्स मिला है। वो खातून दिल्ली शाह जैसे मासूम शख्स की शहादत पे भी जो है जिस तरह की वो बातें करी है, मैं समझती हूँ हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासी वर्कर हैं अपनी पार्टी के, औरत मार्च वाले दिन और वुमेन डे वाले दिन जिस तरह की बर्बरियत इन खातून की सरपरस्ती में हमारे ऊपर हुई है, क्या आपने एक लफ्ज भी उनके मुंह से सुना, या उन्होंने उस चीज की सरपरस्ती ना की हो? तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जब ऐसे लोग सियासत में आ जाए जो सिर्फ कलेजा झपाना जानते हो, जिनका काम जो है ना तस्मो समेत बूट लिटिंग करना हो, तो फिर सियासत का मुस्तकबिल एटलीस्ट खवातीन के लिए उतना रोशन नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे मुल्क का सियासी चेहरा जो था ना, वो कायदे आजम की बहन थी। और अब जो सियासी चेहरा है ना, वो हम जैसे कारकुन हैं जिन्होंने 25 मई को शेलिंग दिखाई है और 2 दिन पहले इनकी सरपरस्ती में बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। हमने आलिया साहिबा कल आपको देखा है टीयर गैस खाते हुए, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल भी किया गया। हम भी वहीं पर मौजूद थे कवरेज करने के लिए। आप तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ ही मौजूद रहिए। 2-3 सवाल और बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि मरियम नवाज साहिबा का जो ख़ास तौर पर बयानिया है जजेस को लेकर, पैनमा बेंच के ख़िलाफ़ जो बयानिया है, इंसाफ का तराजू बराबर करने का बयानिया है, क्या मरियम नवाज साहिबा पर तौहीन अदालत लगेगी? क्या मिसाकी मईशत के लिए ये तमाम जो जमातें हैं, सियासी जमातें, ये इकट्ठी होंगी? इन तमाम पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बड़ा सवाल यह है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुलकर इलेक्शन मुहिम कर पाएंगे? जिस तरह उन पर मुकदमात हैं, 75-76 के करीब उन पर मुकदमात हैं, और कोयटा पुलिस भी कल उनको गिरफ़्तार करने के लिए आज पहुंची है। बहुत सी सूरत हाल है पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। औरिया साहब, क्या इमरान खान साहब खुलकर इलेक्शन कैंपेन कर पाएंगे? काजी साहब से बात करेंगे। काजी साहब, आपको लगता है कि खान साहब इलेक्शन कैंपेन कर पाएंगे? यार ये तो ऐसी इरेलेवेंट, उसकी क्या वजह है? उनकी कैंपेन तो बाकी कर रहे हैं, पंजाब पुलिस उनकी कैंपेन कर रही है। आए रोज़ जो एक हाई हैंडेडनेस का आप मैसेज दे रहे हैं, वो उनकी कैंपेन है। वो जेल से बैठ के इलेक्शन लड़। इस वक्त आज की सूरत हाल इनकी अपनी एजेंसियों की रिपोर्टिंग के मुताबिक, अगर खान साहब जेल में बैठ के भी इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं है उनको, बल्कि वो कैंपेन में कम जाएँ, क्योंकि जो थ्रेट्स हैं
एक दफ़ा तो उन पर अटैम्प्ट हो चुकी है। तो कैंपेन अच्छा, और उसके बाद ये कि इसमें एक और भी मैं बताऊँ, खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी भी है, चले उनका एक लोगों में बड़ा प्यार वही है, और बाकी रिएक्शन का वोट भी इनका है। जो एक नेगेटिविटी इन दो रूलिंग पार्टी जो आपस में म्यूजिकल चेयर खेलती रही हैं, उनका जो नफरत है वो भी खान साहब की गोद में आ रही है। अच्छा। और आए रोज जो भी और एक और आप बात देखें, ये जो भी करते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। अब वो बेचारा शहीद जिले शाह जो है वो पड़ गया, तो ये लोग जो हैं वो देखते हैं, उनके दिल दुखते हैं। तो मेरे ख्याल में खुल के ना करने दें कैंपेन, ये सिर्फ वो इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते वो, और करवाएंगे जहाँ तक उनका बस चला वो नहीं करवाएंगे। मेरी और मैं इसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हवाले से देखता हूँ, आज का सबसे बड़ा सवाल इस मुल्क की फाइनेंशियल वाइबिलिटी है। ये इकोनॉमिकली वाइबल है या नहीं है। ये इकोनॉमिक मॉडल की तो बात ही नहीं हो रही, इशू इकोनॉमिक मॉडल का है आपका, और ज़ाहिर है हमारे अल्ल तललों का भी है, क्योंकि चलें अवाम तो जने छोड़ें, और मैक्रो लेवल पे तो इकॉनमी बैलेंस कर लेते, और इंडियन रूलिंग क्लास से ज़्यादा चवल कौन होंगे, उतनी करप्ट कौन होगी। $600 बिलियन रख के बैठे हैं, जितने नालायक हमें मिले हैं ये। तो ये है मेरे ख्याल में आपका राब्ता बहाल हुआ है उनसे। तो और ये सब क्या खान साहब खुलकर इलेक्शन कैंपेन कर पाएंगे, जिस तरह के 75-76 मुकदमात हैं, उन पे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं? देखिए, इमरान खान अगर कंपेन ना भी करे तब भी मुझे लगता है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है इसको कंपेन करने की। ये जो डेरा गाजी खान का जो जामपुर वाला इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन ने नींदें हराम की हुई हैं सबकी। मैं इंतजामिया को जानता हूँ, उन लोगों ने मुझे बताया भी है, काफ़ी लोगों ने भी वहाँ पर, कि अपनी तरफ से मैक्सिमम धांधली जितनी हो सकती थी वो उन्होंने की है, मैक्सिमम। बकरियां उठा के ले गए, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या, और सारे के सारे लोगों के मिल के जितने वोट बैठे थे ना, उसके मुकाबले में वो बंदा वोट लेके गया। खुद उसका जब अपना कैंडिडेट कहता है कि हमने अपनी सरदारी भी सारा कुछ दाव पे लगाई, उनको कहा यार खुदा के लिए वोट दो, लेकिन नहीं दिया वोट। और ये कौन सा इलाका है जो कि शहर का इलाका नहीं है, जो कि सबसे रिमोट, पंजाब का सबसे रिमोट 3 डिस्ट्रिक्ट है, जब तो पसमानदा 3 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अवेयरनेस का लेवल ये आ गया। इलेक्शन क्यों करवाएंगे वो? पहली दफा तनाबें उनके हाथ से निकल गई हैं। पहली दफा उनको अंदाजा हुआ है कि पब्लिक कहते हैं कि 70 में अंदाजा हुआ था उनको कि ये क्या हो गया है। हम तो मुजीबुर रहमान को 1962 से गद्दार कहते चले आ रहे थे, हमने तो अगरतला साज केस बनाया था, और फिर से इतने बोधे लोग हैं। जब अयूब खान की हुकूमत जाने लगी तो अगरतला साज केस वापस लिया, और अयूब खान ने अपने दरवाजे पे खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया शेख मुजीबुर रहमान का। फिर कहा जाए इलेक्शन में वो 163 से 61 सीटें ले गया, फिर इनको हैरानी होगी ये क्या मसला हो गया। और ये इतने नाहल हैं धांधली करने में भी। बेनजीर के मुकाबले में ये खड़े हो गए, इन्होंने वो बनाई अपना आईजीआई बनाने के बाद खड़ा किया, नवाज शरीफ को उसका चीफ बनाया। आप सोचें कि बेनजीर 81 सीटें ले गई और ये 52 सीटें ले गए, ना जीत सके। फिर दोबारा मुशर्रफ के जमाने में इन्होंने एक और हरकत की, इन्होंने नैब बनाया, लितर मार, 90 दिन का रिमांड, पॉलिटिशियंस जेल में, उसकी फाइल सारों की फाइलें इकट्ठी की, काफ लीग बनाई, और फिर नहीं जीत सके हो तुम लोग यार। फिर तुमको 12 सीटें जो हैं वो पैट्रियाट के पीपल पार्टी से लेनी पड़ी भीख मांग के, और फिर भी पूरे नहीं हो रहे थे। फिर तुमने एक सिपाही साहबा का एक बंदा उसको लिया। यार खुदा के लिए छोड़ दो, खुदा के लिए इस मुल्क को सही तरह चलने दो। और ये सब जिस तरह गैलप सर्वे आ रहे हैं, खान साहब की जो मकबूलियत का ग्राफ है वो 61% है। साथ ही साथ जो पैमरा की जानिब से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, चैनल्स के लाइसेंस को मनसूख किया जा रहा है, और इवन यहाँ तक पैमरा ने अब तो कह दिया कि आप कैनाल रोड पे जमान पार्क के इर्दो गवाह में आप कवरेज नहीं कर सकते। तो ये क्या जबर का मौसम इसी तरह रहेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कुछ भी हो, ये सूरत हाल जो है, इलेक्शन जो है ना, ये एक नुश्ता दीवार। कौसर नियाजी जेल में था, सियालकोट में कभी जिंदगी में गया नहीं था, ना उसका हल्का था, सियालकोट से जीत गया था। ठीक, मंजूर हसन दुदरा एक गुजरात में होता था, उसने बुसालों के इलाके में मंडी बहुत में कागज जमा किए थे। ठीक, और बुसाल ने उसको कहा था देखो तुमने जानते नहीं हो मैं बदमाश कितना हूं, तुम इलेक्शन में कंपेन करने नहीं आओगे। उसने कहा एक काम कर सकते हो, मेरे पोस्टर लगे रहने देना। मंजूर हसन दुदरा गुजरात में बैठा हुआ था, मंडी बाउद्दीन में जीत गया था। इलेक्शन जब पब्लिक खड़ी होती है ना, तो इमरान खान को कंपेन करने या ना दें, तमाचे मारती है इन लोगों के मुंह के ऊपर कि ये देखो हम क्या तुम्हें जवाब देते हैं। ये मैं 70 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक,
और ये सब एक और सवाल है कि इंसाफ के पलड़े तो चलो बराबर होंगे या नहीं होंगे ये तो देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह जजेस की ऑडियो सामने लाई जा रही हैं, जलसों में जजेस की तस्वीर लगाकर उनको बुरा भला कहा जाता है, क्या तौहीन अदालत इस पर लगेगी? देखें, ये तो खैर जुडिशरी को सोचना चाहिए, हमें कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि लोग अब ये समझ रहे हैं कि जो ताकतवर है वो जिसकी चाहे इज्जत उछाल सकता है, ठीक, जब चाहे जिस वक्त चाहे इज्जत उछाल सकता है। असलम बेग साहब कहते हैं मैंने फोन किया और मैंने कहा कि खबरदार इलेक्शन वो बहाल मत करना असेंबली, क्योंकि लोग कौम इलेक्शन में चले गई है। उन्होंने कहा ठीक है, किसी ने बुलाया? नहीं बुलाया, ठीक। उसके बाद वो इतना बड़ा केस था उनका असगर खान केस, उसके अंदर कितने लोगों के पैसे लिए हुए थे, नवाज शरीफ से लेके, किसी ने बुलाया? नहीं बुलाया। तो एक अदालत को सोचना पड़ेगा, जितने इस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ये समझ रहे हैं कि हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से पैदा करके हम कोई हालात ऐसे इस तरह की बिल्डअप कर देंगे पोलराइजेशन से। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत और वकार के लिए मुत्तहिद ना हुई, कल किसी की इज्जत कोई नहीं करेगा पाकिस्तान। आज अगर सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद ना हुई तो कल किसी की इज्जत नहीं होगी। आलिया साहबा, मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं कि तराजू बराबर किया जाए, उसके पलड़े बराबर किया जाए, और जिस तरह से तौहीन अदालत की कुछ दरखास्तें भी आईं, लाहौर हाई कोर्ट में भी आई और सक्खर बेंच में भी आई, तो आपको लगता है तौहीन अदालत लगेगी? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि आप ये देख लें कि आज सक्खर अदालत ने क्या कहा। सक्खर अदालत ने ये कहा कि जी ये हमारी हदूद के अंदर ये वाकया हुआ है, सरगोदा के अंदर हुआ है, तो इसलिए उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हमारे अगेंस्ट, खान साहब के अगेंस्ट पूरे मुल्क में पर्चे हो रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन के बाहर का जो मुकदमा है, जिसके लिए रोज आईजी सांबा जो है वो जमान पर पहुंचा होता है, उस दिन तो खान साहब थे भी नहीं इलेक्शन कमीशन के बाहर। इसी तरह से आप देख लें कि जो जिले शाह शहीद वाला जो मुकदमा है, जिस तरह से हुआ है, खान साहब तो जमान पार्क के अंदर थे और खान साहब ने कब किसी को इंस्टिगेट किया था। मसला यही है कि यही इंसाफ के दोहरा मेयार है जिसको एक्सपोज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी जब मुकाबला किया जाए चोर लुटेरे भगोड़े इश्तियारी से, एक ऐसे बंदे का जिसके ऊपर आप करप्शन की कोई भी चीज साबित नहीं कर सके। आज आपने शायद खान साहब का इंटरव्यू भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे ने भी तोशाखाना से घड़ियां ली थी, और उन्होंने उस केस को भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। और शायद मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अब तो पब्लिक हो रहा है आलिया साहबा, सन 2000 से लेकर 2023 तक अब तो तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक हो रहा है, सब सामने आ जाएगा। उनके दुश्मन भी देते हैं। मैं बिल्कुल, हमारी तो यही डिमांड थी। हम तो यहाँ तक कहते थे कि 1947 से अब तक का सबका होना चाहिए, क्योंकि जब बात आती है ना अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, तो इस मुल्क में कोई भी एहतसाब से मुबर्रा नहीं है। फिर हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि जी खान साहब के ऊपर कैमरा ने पाबंदी लगा दी, खान साहब का खिताब अभी तक लाइव नहीं दिखाया जा रहा। मुझे सिर्फ इस बात ले लें, कोई हेडलाइन ले लें, कोई खबरनामा ले लें, कोई प्रोग्राम ले लें, कोई डिस्कशन ले लें, कोई घर में ड्राइंग रूम की सियासत के अंदर जो हुई बात होती है, तो गली के मोहल्ले के अंदर खड़े हुए लोग ले लें, इस वक्त एक ही मौजू है और वो है इमरान खान। चाहे इमरान खान साहब के हक में बात हो रही हो, चाहे उनके खिलाफ बात हो रही हो। और मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अब अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है। गैलेप का सर्वे कंपनी का अपना सर्वे था, लेकिन उसके बावजूद आपने ये देखा है कि उसने खान साहब की मकबूलियत को 62% दिखाया गया है, और इन लोगों से जो अवाम की नफरत दिखाई दी है, और उससे पहले जो RIIS के सर्वे से, आयरस के जो सर्वे थे, उसने खान साहब की मकबूलियत के मुकाबले में इन लोगों की मकबूलियत 1% दी थी। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ 72% ताजिर खान साहब पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमारी जो यूथ है वो इस मुल्क को छोड़ के जाने को तैयार है, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं रहे। दूसरी बात जो कारिस साहब ने की थी, उस पर मैं सिर्फ 1 मिनट में बात करूँ। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब ने कहा मुफ्ती वालिया हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कारिस साहब, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपको पड़ेगा, मुझे पड़ेगा, और या सबको पड़ेगा, या मेरे भाई जो एंकर इसको होस्ट करें उनको पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि हमारा जीना मरना इस मुल्क में है। हम ये नहीं कह सकते ठीक है ये मुल्क अल्लाह रब्बुल इज्जत के और पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना था। कुरान शरीफ की जो 27 रमजान की रात थी ना, जिसमें कुरान नाज़िल हुआ था, उस दिन
उसका माल से वजूद में आता। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते, चलाना हर कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, लेकिन यहाँ पर उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का इसाकदार आकर कहते हैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह ठीक कर देगा। जरदारी साहब आकर कहते हैं मूंग दिवालिया होने से क्या फर्क पड़ेगा। और साहब आते हैं वो कहते हैं मैं मांगने जाता हूँ लेकिन मुझे कोई पैसे नहीं देता। चौथे आते वो कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं है। पांचवें आते हैं वो कहते हैं एक रोटी चारों भाई मिलकर खा लेंगे। लेकिन हालात इस वक्त ये है कि आपने वो मेन्यू कार्ड और आपने टेंडर देखा होगा कि सिर्फ चांद देखने के लिए यहाँ पर किस तरह का मेन्यू, जिसके अंदर बीफ पुलाव भी था, जिसके अंदर ग्रिल फिश भी थी, जिसके अंदर वो हालत थी यानी जहाँ अवाम को आप ये कह रहे कि तुमने जहर खाने के लिए हमने तुम्हें पैसे नहीं दे रहे, और वहाँ आपके अल्ले तल्ले ये है कि आप चांद देखने के लिए एक मेन्यू कार्ड का टेंडर इशू करें। वहाँ पर हमारे वजीर खारजा, उनको वर्ल्ड ट्रिप से फुर्सत नहीं है। यहाँ पर जो हमारे वजीर आजम है, मेरा सिर्फ इतना सवाल है, आप तो कह रहे हैं कि आप वो जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो फिर आप कतर तैयारा भर के क्यों गए हैं? वजीर खारजा पाकिस्तान के तैयारे के ऊपर जो कहते हैं मैं तो सब कुछ अपनी जेब से तय करता हूँ, वो इन एयरफोर्स वन के तैयारों और चार्टर तैयारों के ऊपर क्यों बाहर के दौरे कर रहे हैं? बात यहाँ पर ये होनी चाहिए कि आज गंदम जो है, जब लोग आटे की लाइनों में खड़े, तो आज की रिपोर्ट आ रही है कि 4,70,000 टन गंदम सिर्फ के गोदामों में खराब हो गई है, और उसमें किसी ने किसी को पूछा। लेकिन यहाँ पर अवाम हर कुर्बानी दे, अवाम को कुर्बान कर। आलिया साहब वो खराब हुई है, चोरी हुई है? जी सॉरी, खराब हो गई है। और उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, 14वें ग्रेड के सिर्फ फूड इंस्पेक्टर को इन्होंने मुअत्तल कर दिया। कभी चूहे खा जाते हैं, कभी चोरी हो जाती है, आज खराब हो गई। लेकिन अवाम को आटा आपने 170 रुपए में देना है और लाइनों में लगाना है। और अगर हम इनसे सवाल पूछेंगे अवाम के लिए, तो कहेंगे इमरान खान से। बिल्कुल, बोरियां जो है इससे पहले भी ख़राब होती रहीं, चोरियां भी होती रहीं, इस पर बात करेंगे। और एक और बड़ा सवाल, क्या उनकी मईशत पर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी? जो मईशत की सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मिसाक मईशत के हवाले से बात करेंगे। सवाल ये है कि क्या तमाम सियासी जमातें मिसाक मईशत के ऊपर इकट्ठी होंगी? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर बेहतर नहीं होंगे तो डॉलर की कीमत कैसे रुकेगी? IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तो दूर की बात, अभी तक उसकी शुनीद भी नहीं है। और वज़ीर ख़जाना हर दफ़ा अगले हफ्ते पर बात टालते हैं कि अगले हफ्ते ये मुआहिदा हो जाएगा, और महंगाई आसमान से बातें कर रही हैं, LCs खुल नहीं रही, कंटेनर्स खड़े हैं हमारी सरहदों के ऊपर। औरिया साहब बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि मिसाक मईशत के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी तो ही मईशत बेहतर होगी, आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? ये इंतहाई फजूल आइडिया है। क्या कभी जो बाइडेन ने कहा है कि हालात खराब हैं, हमारे साथ मिसाक जमहूरियत करो, डोनाल्ड ट्रंप साथ आकर बैठता है? क्या कभी उसने इंडिया में कहा है बार बार कि जी कांग्रेस पार्टी जब तक नहीं आएगी तो हुकूमत ठीक नहीं हो सकती? क्या ब्रिक्स जो थी जिससे तो आ रहा था, क्राइसिस आया था इंग्लैंड का, तो उसने कहा था कि नहीं जब तक लेबर पार्टी है दोनों बैठेंगे नहीं। इलेक्शन कराओ, जो पार्टी है उसके जिम्मे पार्टी होती है भाई, सारी पार्टियों ने मिलकर क्या करना होता है। ये कोई सड़क बन रही है कि जिसके ऊपर तुम रूरल चलाओगे तो फराओ भाई। गवर्नमेंट करती है ये काम, ब्यूरोक्रेसी करती है ये काम। आपकी पॉलिसियां गलत हैं, आप इलेक्शन करवाएं ताकि दूसरा पार्टी है वो आके करे, नहीं तो आप निकल जाए, हमसे नहीं संभाली जाती, छोड़ दें। कहां दुनिया में होता है जी सारी पार्टियां बैठी और उसने आके कहा कि जी नहीं? ये आइडिया किसने पेश किया है भाई? किस मुल्क में होता है? आज तक को मुल्क बताओ। इंडोनेशिया में हुआ, मलेशिया में हुआ, अभी बैरूत में क्राइसिस बना था इतना बड़ा जो लेबनान के अंदर, वहां किसी ने कहा सब बैठेंगे? नहीं भाई, पहले मानो हम हार गए और गवर्नमेंट छोड़ दो, और फिर उसके बाद कहो कि जब बाकी अगर कंसेंसस पार्टी अगर बिन बनानी तो बने, गवर्नमेंट तो छोड़ो, मानो तो सही कि हम हारे हैं। लेकिन इल्जाम लगाने की बात है, इलेक्शन कराओ, जिसको कौम समझती है कि ये शख्स मसाइल हमारे हल कर सकता है वो आ जाए उसके ऊपर, बेशक आप खुद आ जाओ। कहां हुआ दुनिया में एक जगह बताएं मिसाक मईशत हुआ हो कहीं दुनिया के अंदर? और ये सब अब तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी पैसे नहीं दे रही हैं, तो आपको क्यों देंगे? आपकी साथ उसकी वजह यह है कि मसला यह है कि वो IMF की अपनी पोजीशन एट स्टेक है।
IMF कहता है कि आप पैसे लेके आओ तब मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप एक आपको तो कर्जा देता नहीं, पूरी दुनिया से आपने जो जो कर्जा देने वाले थे आपने उनसे भीख मांग के ले लिया हुआ है। अब IMF के ऊपर है अमेरिका का मसला। अमेरिका ने सऊदी अरब इनको कह दिया कि खबरदार, अब वो चाइना ने दे तो दिया है लेकिन अभी IMF कहता है कि मैं पैसे दे दूं और कल ये हो जाए दिवालिया तो मेरी तो क्रेडिबिलिटी खत्म, मुझ पे तो कोई एतबार करेगा नहीं, क्योंकि IMF का कर्जा आप खर्च तो नहीं करते। IMF का तो कर्जा इसलिए होता है कि आप आगे मजीद कर्जा ले सके, असल मकसद ये है। ठीक है, और ये सब आखिर में ये भी कहिएगा कि हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब जब तक इनको वोट की ताकत से माइनस नहीं किया जाएगा मईशत ठीक होगी। IMF का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो है इमरान खान साहब की साइन होंगी उस एग्रीमेंट के ऊपर, तभी ये मुआहिदा स्टाफ लेवल आगे चलेगा। तो IMF को तो पता है ना जी कि आगे कौन आ रहा है। IMF को नहीं पता, अमेरिकन को नहीं पता। मसला साज है कि इस वक्त अमेरिकन खुल खेल रहे हैं ना इमरान खान के खिलाफ। जहाँ के पुलिस अफसरों को CCPO को जाके तो कहते हैं जी हमसे मिलो, यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदरों को जाके कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का साथ दो। किस किस को उन्होंने नहीं कहा, अब तो खुल के सामने आ गए हैं, खुल के खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है आलिया साहिबा, आपको लग रहा है कि IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा, मईशत की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी, और क्या आपकी पार्टी राजी है मिसाल के मईशत के लिए? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि खान साहब ने तो इनको हर मौका दिए। चाहे 25 मई को देखे जब रियासत और अवाम आमने सामने थे, हम एक कदम पीछे हटे थे, हालांकि हम लोग खान साहब से नाराज थे इस चीज के ऊपर। उसके बाद 26 नवंबर को जब आपने देखा है कि बिल्कुल हम जा सकते थे इस्लामाबाद, खान साहब रुके और उन्होंने इनको एक फेज सेविंग तब भी दी कि मैं अपनी असेंबलियां तोड़ दूंगा, और एक टाइम दिया कि आओ बैठो मुज़ाकरात करो। उसके बाद आप तीसरी दफा देखें कि जब हमने कहा कि हम असेंबलियों में आ रहे हैं तो इन्होंने एकदम हमारे इस्तीफे मंजूर करके एक इस तरह की एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दोबारा पैदा करने की कोशिश की। और अब भी आप देखें कि जब चेयरमैन नैब की डिस्कशन हो रही है, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये सबसे पहले हमारा ऑपोजिशन लीडर मानेंगे, जबकि ये राजा रियाज जिनके आज फ्लेक्सेस लगे हुए थे मरियम सफदर को वहां पर वेलकम करने के लिए फैसलाबाद, उनसे मशावरत के बाद इन्होंने चेयरमैन नैब 3 साल के लिए लगाया, जबकि ये उनका राइट नहीं था। और उसके बाद जब आप देखें कि खान साहब बैठकर ये कहते हैं कि मैं मुल्क के मफाद के लिए सबको माफ करने को तैयार हूं, तो अगले दिन IG इस्लामाबाद ये कहता है कि मैं खान साहब को पकड़े बगैर इस्लामाबाद वापस नहीं जाऊंगा। और आज आप ये देख ले जो सूरत हाल ये थी कि बलूचिस्तान की यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी थी, जबकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, और यहाँ पर 1300 एंटी रॉयड फोर्सेस को इकट्ठा कर दिया गया था। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जिस दिन खान साहब इनको कहते हैं कि मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, अगले दिन ही एक नया मुकदमा, एक नया फसाद ये लोग शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज जो आप ये कह रहे हैं मैं साके मईशत किसके साथ करें, उन लोगों के साथ करें जो 6% की ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर महंगाई मुकाओ मार्च करते थे, आज ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है, जो तकरीबन $32 बिलियन की एक्सपोर्ट के ऊपर चीखे मारते थे और आज तकरीबन 62% डॉलर की कीमत बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारी कम हो रही है। इस वक्त कर्जों की सूरत हाल अगर मैं बताऊं तो डेली बेसिस के ऊपर हम 34 अरब से 40 अरब अरब का डेली कर्जा ले रहे हैं, यानी 1000 अरब हम पर मंथ के हिसाब से इस वक्त कर्जा ले रहे हैं। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या ये मुल्क ऐसे चल सकता है जो इनके हालात हैं? और आज जो महंगाई की पर वीक की फिगर है वो 42.6% की है। तो मुझे ये बता दें मईशत को तबाह करने वाले ये, क्योंकि जब ये मार्च कर रहे थे तो अवाम के हालात तो अच्छे हो रहे थे, लेकिन जिनके माशी हालात खराब थे वो इसाकदार जैसे लोगों के थे, जिन्होंने आते ही मुल्क में कभी हजवेरी लिमिटेड से अपने 55 से 1 अरब रुपया जो है जो कन्फिस्केट किया गया था वो वापस ले लिया, अपनी जायदादें अपनी फैक्ट्रियां वापस ले ली, बाकियों ने 1100 अरब की करप्शन माफ करा ली, लेकिन इस मुल्क को तकरीबन कोई 20 अरब डॉलर का टीका लगा के जा रहे। तो मुझे ये बता दें ये लोग मईशत ठीक करेंगे जो सिर्फ अपनी मईशत ठीक करने आए थे? इनको या इमरान फोबिया और अवाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। काजी साहब मईशत के लिए मैं समझता हूँ एक मिसाक की मईशत इस मुल्क की इशराफिया में जारी और सारी है, और ये मकबूल जान साहब इनसाइडर हैं, ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं और दामन बचा के साफ निकल भी आए, मैंने खराज तहसीन भी पेश करते हैं। हर ठेका
इनसे भी पूछिएगा, पता नहीं टाइम आपके पास है नहीं, हर चीज़ तय है यहाँ पर। मिसाक के मईशत मौजूद है जो स्किम करता है ऊपर। ये आप क्या समझते हैं कि जो आज खजाने के पैसे थे वो किधर गए? वो निजी इमलाक में तब्दील हुए। 1977 से ये ज़्यादा तेज़ी से, वैसे अयूब खान ने भी किया था, रियासती इदारे जो है प्राइवेटाइज़ किए थे। भुट्टो साहब ने एक इंतहाई गलत किस्म की नेशनलाइजेशन कर दी, वो नेशनलाइजेशन थी ही नहीं, ब्यूरोक्रेटाइजेशन थी। उसके बाद से ऑनवर्ड क्या हुआ? वो लिक्विडेट हुई है ये मैशत। वो जो पैसे, मतलब इंडिया वाले क्या करते थे, इंडिया वाले जो है वो मुनव्वर ज़रीफ साहब की मुझे ना एक फ़िक्रा याद आता है, अपनी बच्ची को डांट रहे होते हैं कि बेटा मैं भी आपके अबू से मिलने जाती थी, पर आधे घंटे बाद वापस आ जाओ। बात ये है कि ओ यार इधर भी तो कुछ रखते, और इंडिया इधर ही है ना। $600 बिलियन कहाँ से लेके आ गया? इतने नाअहल और बुद्धू थे ये लोग। तो बात यह है कि इनका मीसाक मईशत इन प्लेस है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, खान साहब ने मुझे बताया गया है कि निजी महफिल में ये कहा है कि मेरे नीचे लोगों ने करप्शन की है। अरे इस गले सड़े रियासती निज़ाम में करप्शन के अलावा हो क्या सकता है? ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, मगर वो मिसाक मौजूद है आज भी। अब बात यह है कि खतरा पड़ गया है। आखिरी फिक्र में बात खत्म करता हूँ। इमरान खान से लड़ाई क्या है? खतरा पड़ गया कि 1 नंबर तो नहीं होने वाला। उस 1 नंबर के खतरे की वजह से ये इमरान साहब। आखिर में औरिया साहब क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा कि इस टाइम जो मईशत की सूरत हाल है, आप समझ रहे हैं कि इकट्ठी हो जाएंगी तमाम सियासी जमातें? नहीं, इकट्ठी करके क्या करेंगे? और ये सब लग रहा है आपको कि मुआशी इमरजेंसी लग सकती है पाकिस्तान में? और ये साहब से गालिबन राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। आज के हमारे सवाल थे पंजाब और केपी के इलेक्शंस, मरीम नवाज़ का जो अदलिया मुखालिफ बयानिया है, मिसाक मईशत के लिए क्या पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी होंगी? तमाम मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। सईद काजी साहब आपका शुक्रिया, और या मकबूल जान साहब आपका शुक्रिया, आलिया हमज़ा साहबा आपका शुक्रिया। आज से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।